हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। शुरुआत करेंगे हम लोग आज के अपने करंट अफेयर्स की और देखेंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलो जी, तो पहले देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है। पहले आ रहा है हमारा टेलीग्राम। तो आपको सब कुछ जो भी नोट शोट्स और बढ़िया से क्विजेज और सारे स्केड्यूल का जो जानकारी मिलती है वो यहाँ मिलती है। और आज हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आज हम कर रहे हैं साउथ इंडियन रिवर्स अपने वायरल जीके शो 8 बजे वाले में। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिए, हमारे दो शोज होते हैं लाइव। एक सुबह 10 बजे हम आपके लिए लाते हैं, जो भी हमारे रेलवे वाले बच्चे लोग हैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा होता है। उसमें हम पूरा एक एक टॉपिक के हम लोग सब लोग पीवाईक्यू करते हैं हम लोग, और बहुत मजा आती है। टाइमर के साथ में होता है ठीक सुबह 10 बजे, तो रेलवे वाले उसे बिल्कुल मिस मत करें। वो एक हीरा है, हीरा समझ लीजिए। सोना है, हीरा तो रात वाला भी है ना, सोना है। इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड। तो हीरा हमारे पास और आता है कौन सा, वो है रात में 8 बजे वायरल द वायरल जीके शो। डू नॉट मिस इट। आज साउथ इंडियन रिवर्स कराऊंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में होती है। आज कराऊंगा और आपको मजा आ जाएगा साउथ इंडियन रिवर्स करके, ठीक है। ठीक 8 बजे लाइव रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्त आज की कहानी। देखो, पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है इंडिया भूटान बॉर्डर पे असम में आ रहा है। कहां आ रहा है? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जिसमें कि कई प्रकार की सुविधाएं जैसे कस्टम्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इमिग्रेशन चेक हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये एक जगह पर आ जाएंगी। तो ये कहां पर है? दरंगा में लाया जा रहा है। अभी तक ये था नहीं, कहा कोई भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नहीं था। मतलब सारी चीजें तो थी, सिक्योरिटी चेक भी होगा, कस्टम्स चेक भी होगा, लेकिन सब अलग अलग जगह, तो लोगों को बहुत रुकना पड़ता था। इसलिए तो अब क्या है, एक जगह है तो सारा इसमें ट्रेड भी और ज्यादा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को कम जगह रुकना पड़ेगा। ये मतलब होता है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। तो ये आ रहा है दरंगा में आ रहा है। फिर देखिएगा ऑफिशियल नाम क्या है भूटान का। देखिए भूटान की बात कर रहे हैं, एक तो ये बताइए अपने दिमाग में सोचिए कि भूटानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। भूटानी भाषा में भूटान को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द्रुक ग्याल्पो। कुछ याद आया? ये पहले भी हमने आपको बताया हुआ है। इट इज कॉल्ड एज द्रुक ग्याल्पो। लिख के बताता हूं, देखो। पहली चीज तो यहां राजा होते हैं, इसीलिए यहां पर इसको किंगडम ऑफ भूटान बोलते हैं। आज भी यहां पर राजा होते हैं और इसको कहते हैं द्रुक ग्याल्पो। ये होता है यहाँ पर, ये भूटान का नाम होता है, ठीक है। आगे आगे फिर देखिए कौन से टाइप की कंट्री है भूटान। तो देखो भूटान ना एक भूटान किस प्रकार की कंट्री है? भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। माने ये जितना कार्बन प्रोड्यूस करती है ना, उससे भी ज्यादा इसका इस यहाँ पर 80% फॉरेस्ट कवर है। सोच के देखिए, एक कंट्री को आइडियली 33% फॉरेस्ट कवर चाहिए होता है और यहाँ पर 80% फॉरेस्ट कवर है। तो ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस करती है ना, उससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब दुनिया के लिए ये कार्बन सिंक का काम करती है। तो ये है भूटान, इट इज ए कार्बन नेगेटिव कंट्री। आगे आते हैं। पहला बताइए, व्हाट इज द फाइन इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फार्मर्स जो 2 से 5 एकड़ की जिनके पास जमीन है। देखिए अभी क्या होता है, स्टबल बर्निंग। स्टबल मतलब क्या होता है? पराली जलाना। इस कारण से क्या होता है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की हवा बहुत खराब हो जाती है सर्दियों में और लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो अपना जो खरीफ क्रॉप होती है उसको काटने के बाद वो उसको जला देते हैं। बचा हुआ जो स्टबल होता है, जो नीचे का पार्ट होता है पेड़ का, जो उनके धान का, वो जला देते हैं, जिस कारण से बहुत धुआं होता है और पूरे धुएं की चादर नॉर्थ इंडिया के हवा की ऐसी की तैसी कर देती है। और इससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, उत्तराखंड तो पहाड़ी एरिया हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये पूरे एरिया की हवा बहुत खराब जाती है, सांस लेने लायक भी नहीं रहती है। तो इनके ऊपर अब फाइन पहले से था, बट अभी ये फार्मर्स इस चीज को करना छोड़ नहीं रहे थे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर सरकार ने इस फाइन को डबल कर दिया है। और जो इनको पहले फाइन देना पड़ता था 5,000 रुपए, अब 2 से 5 एकड़, पहले 2 एकड़ से कम वालों पे रखा गया है फाइन। पहले 2,500 था, 5,000। 2 से 5 एकड़ वालों के ऊपर जो फाइन रखा गया है, पहले 5,000 था, अब दुगना कर दिया गया है, उसको 10,000 कर दिया गया है। और 5 एकड़ से ज्यादा वालों पे कर दिया गया है 30,000, पहले 15,000 था, तो फाइन को डबल करा गया है। फिर देखिएगा अभी इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है। ये क्या है? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने शुरुआत करवाई है। पिछले साल इसका पहला एडिशन था, नई दिल्ली में ही हो रहा है ये। इसमें क्या होता है, मिलिट्री की जो भी हेरिटेज की बात हो रही है, मतलब डिफेंस का जो भी इतिहास रहा है भारत में, उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी फाइंडिंग को पब्लिश किया जाता है कि कैसा कैसा इतिहास भारत में डिफेंस का रहा है। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी, इस बार फिर से हो रहा है। ये इसी सीजन में होता है, पिछली बार भी 21-22 नवंबर में हुआ था, अभी भी ये हो रहा है इस टाइम पर। तो जनरल अनिल चौहान ने इसकी शुरुआत कराई है, नई दिल्ली में हो रहा है ये। और उसी में क्या है, अच्छा अभी आगे आएंगे उस सवाल पर। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, कह रहा है बताइए कौन सा फेस्टिवल 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा है। हमने आपको पढ़ाया था
कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है गोवा में। और कंट्री ऑफ फोकस कौन सी है आप बताइएगा, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा इफी में कंट्री ऑफ फोकस कौन सी है। अच्छा, तो वहीं पर उसी के साथ में ना एक और फेस्टिवल भी हम कर रहे हैं, फिल्म बाजार। फिल्म बाजार में लगभग 208 फिल्म जो है ये स्क्रीन करी जाएंगी। उसमें क्या होगा, फिल्म बाजार का मतलब ये है वहां डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और मूवी को जो लोग बेचते हैं माने डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सबको बुलाया गया है ताकि ये सब लोग एक जगह पर आए, जिससे नेटवर्किंग हो सके। कि किसी डायरेक्टर ने मूवी बनाई है बहुत अच्छी, लेकिन उसको या किसी प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है लेकिन उसको अभी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है इस मूवी का, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बुलाए गए हैं ताकि भारत में जो मूवी का कारोबार है वो और बढ़ाया जा सके। तो ये इफी के अलोंग साइड ही इसको कराया जा रहा है। इसका नाम है फिल्म बाजार, वहीं गोवा में ही हो रहा है ये। फिर देखिएगा अर्जुन एरिगेसी की खासियत अभी न्यूज में है। अर्जुन एरिगेसी कौन से स्पोर्ट्स से हैं? अर्जुन एरिगेसी बिलोंग करते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, चेस या बैडमिंटन। द आंसर इज चेस। खासियत क्या है, अर्जुन एरिगेसी इस समय वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन से पीछे हैं। बाकी इनकी ईलो रेटिंग इतनी ऊपर पहुंच गई है कि ये वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं इस समय। तो ये बहुत बड़ा फीट है इंडिया के लिए। टॉप 10 में बस इनके अलावा 2 लोग और हैं जो कि इसमें पहुंचे हैं। टॉप 10 चेस प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड में 2 इंडियंस और हैं, कुल मिला के 3 हैं, जिसमें सबसे ऊपर है अर्जुन एरिगेसी। छोटा सा होमवर्क देता हूं, बताइएगा कि कौन वो 2 इंडियंस हैं जो टॉप 10 में है। और एक और बात पूछ रहा हूं, बताइएगा लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना है चेस में? लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ये मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। बताइएगा कौन बना है अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर। हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये भी पहले। आइए फिर देखते हैं रोहिणी नैयर अवार्ड। देखिए रोहिणी नैयर अवार्ड जो है इज गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन फील्ड। बेसिकली ये सवाल थोड़ा सा और रिफ्रेम करना बेहतर होगा। रोहिणी नैयर एक इकोनॉमिस्ट थी, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी विलेज के बच्चों के लिए, विलेज के लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए अगर कोई अच्छा कार्य करता है किसी भी फील्ड में हो, तो उसको हमारा एक उन्होंने एक प्राइज मनी रखी है 10 लाख रुपए की, वो उसको दी जाएगी। तो इस बार क्या है, एक है अनिल प्रधान, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये सवाल इस बार की बात करें अगर, तो इस बार के लिए साइंस में दिया जा रहा है इस बार का। क्योंकि अनिल प्रधान ने क्या किया है, स्टेम एजुकेशन एक होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, अलग अलग जगह एम को अलग अलग बोलते हैं, कहीं मैनेजमेंट कहीं मैथमेटिक्स। तो होता क्या है यहां पर, ये नॉलेज इन्होंने उड़ीसा के ट्राइबल बच्चों को, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब ले गए हैं उड़ीसा के ट्राइबल बच्चों के पास तक। ट्राइबल्स के लिए ऐसी एजुकेशन माने इम्पॉसिबल था, बट अनिल प्रधान ने इसको संभव बनाया। 28 साल के अनिल प्रधान। तो ये इसीलिए इस बार साइंस में दिया जा रहा है। ये हर साल दिया जाता है, तीसरा अवार्ड है इस बार। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, पिछली बार बताना किसने दिया था, हम ही बता देते हैं, डी राजपूत। अब डी तो आप बताइएगा क्या है, ठीक है? इस बार ये 3rd अवार्ड है, रोहिणी नैयर अवार्ड। फिर देखिएगा कौन से साल में सलमान रश्दी की बुक द सैटानिक वर्सेस बैन हुई थी। देखिए अभी ये न्यूज में क्यों आ गई है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने सैटानिक वर्सेस का बैन हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब सैटानिक वर्सेस भारत में बिक सकेगी। तो देखिए किताब जो है ये इनकी बिकेगी। देखिए सलमान रश्दी एक बड़े ही इनका बड़े कंट्रोवर्शियल ऑथर रहे हैं। इनकी ये और बड़े फेमस भी हैं। इनकी किताब, इनकी एक नॉवेल है द मिडनाइट चिल्ड्रन, वो बुकर प्राइज भी जीत चुकी है। सबसे बड़ा प्राइज होता है नॉवेल्स का, अगर बुकर प्राइज की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भी जीत चुके हैं ये। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सैटानिक वर्सेस। इसमें जो इस्लामिक फ्रेटर्निटी है, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ये देखकर उनको 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 काफी अजीब लगा कि उनको लगा कि उनकी किताब और उनके ईश्वर के बारे में कुछ गलत बातें कही गई हैं, गलत रेफरेंस दिया गया है। तो काफी बवाल होने लगा उस समय। तो 1988 में भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, फिर उन्होंने वो बवाल को थामने के लिए उस किताब को ही भारत में बैन कर दिया। ये कहानी है। अब उस बैन को दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। चलिए अभी देखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी आई है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में सबसे अच्छा जो रैंकिंग है, बेस्ट रैंकिंग किसकी आई है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है, इनफैक्ट ये क्यूएस एशिया रैंकिंग है। मतलब एशियन कंट्रीज में, सिर्फ जितनी एशिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आती हैं उनको रैंक किया गया है। और आपको जान के हैरानी होगी, टॉप 40 में इस रैंकिंग ने इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी को नहीं रखा है। टॉप 40 में भी भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे पहले स्थान पर जो आती है, मतलब इंडिया में सबसे पहले स्थान पर आता है, वो आता है आईआईटी दिल्ली, और वो भी 44वें स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली आता है और उसको भी 44th स्थान पर रखा गया है। तो ये इंडिया में तो टॉप है, लेकिन एशिया में 44th है। सोचिए वर्ल्ड में कितना और पीछे लेकर के जाएंगे, वर्ल्ड में कितना और पीछे लेकर के जाएंगे। तो 44th स्थान आया है इस बार का। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, बट बहुत बेकार रैंकिंग दी है इन्होंने। क्यूएस, ये इंग्लैंड की एक कंपनी है क्यूएस।
ऑस्ट्रा हिंद देखिए अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, नाम से ही पता चल रहा हो किसके किसके बीच में, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद हो रही है, ये इस समय पुणे महाराष्ट्र में ये डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है। डिफेंस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको नाम जानना होता है किसके किसके बीच हो रही है, दैट्स इट। और आगे बढ़ते हैं, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट को 48th रैंकिंग मिली है? तो हमने आपको बताया था अभी क्यूएस, सबसे फर्स्ट याद कर लीजिए कौन सी मिली है, 44th रैंकिंग किसको मिली है? आईआईटी दिल्ली को, राइट? ठीक है, तो अब अगली बात करेंगे अगर, तो यहां पर ये वाली रैंकिंग, अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे को कौन सी रैंकिंग मिली है? इट इज 48th, 46। छोटा सा एक होमवर्क देता हूं, अच्छा एक बार रैंकिंग को ना जब अपने आप देखोगे तो आप बेहतर जानोगे। मैं आपको 3 इंस्टीट्यूट दे रहा हूं, ये तो चलो बता दिया, इन दोनों की देखिएगा, और एक और बोल रहा हूं मैं आपको, आईआईएससी बैंगलोर का देखना, ठीक है? बस ये आप रैंकिंग देखिएगा और ये मुझे बताइएगा, जब क्योंकि क्यूएस रैंकिंग एग्जाम में भी आती है, और ध्यान रखिएगा ये क्यूएस एशिया रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है ये, ठीक है? तो ये इस बार की रैंकिंग एशिया रैंकिंग में आप इन 3 इंस्टीट्यूट की देखिए, एग्जाम में पूछेगा तो यही 3 बताने को हम बता सकते हैं, बट होता क्या है, जब आप चीजों को खुद ढूंढते हैं ना, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं आपको, बस ये है। आइएगा, फर्स्ट नॉवल कौन सी थी सलमान रुश्दी की? बहुत ही प्यारा सवाल है, स्पेशली रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत प्यारा है, और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इसमें एक चीज है वो बताता हूं। देखो पहली नॉवेल जो थी वो थी ग्रेमस। ग्रेमस पहली नॉवेल थी। सैटानिक वर्सेस वो नॉवेल थी जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। सैटानिक वर्सेस सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवेल थी। और मिडनाइट चिल्ड्रन वो नॉवेल थी जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। समझ गए आप? इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। और आगे आते हैं, फिर देखिए उड़ीसा के सोशल वर्कर अनिल प्रधान है, इनको रोहिणी नैयर अवार्ड मिला है, तो हमने आपको बता दिया। बहुत जल्दी से इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए। द आंसर इज, इस बार इन्होंने क्या किया है, उड़ीसा के जो ट्राइबल बच्चे थे उनके पास तक स्टेम एजुकेशन लेकर के गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक वैलर एंड ऑनर ये किताब है। देखिए अभी हाल ही में इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा था, तो वहां पर इंडियन आर्मी और दूसरा है यूएसआई। यूएसआई क्या है? यूएसआई 1800s में स्थापित करा गया एक डिफेंस थिंक टैंक है। मतलब ये इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज है ना, इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज है उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं। इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसीज है इसके ऊपर ये डीप रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके और इंडिया में हमें डिफेंस में क्या मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमारे क्या चेंजेस होने चाहिए, ये इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करके ये सरकार को और जो आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस के चीफ हैं इनको देते हैं। फिर इनकी रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सोचा जाता है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज हम कर सकते हैं, कौन सी चीज अभी सही नहीं है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इन दोनों ने मिल करके एक किताब निकाली है अभी, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो नई दिल्ली में हो रहा था, इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी और यूएसआई ने मिल करके निकाली है ये किताब, ठीक है? नाम क्या है किताब का? वैलर एंड ऑनर, ठीक है? आइए, दैट्स इट गाइस, वाह क्या बात। तो दीज आर द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। यहां होते हैं आपके करंट अफेयर्स सारे रैप, बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके नोट्स कहां मिलेंगे मैं आपको ये बता दे रहा हूं, देखना। आप लैब की ऐप आपके पास में होगी, नहीं होगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS एप्पल पे भी है और एंड्रॉइड पे भी है, दोनों पे है। आप यहां पर आएंगे वेबसाइट पे, और ऐप दोनों पे ही है ये। आप इसमें ना इस सेक्शन पे आओगे, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन पे आओगे, ये आपके ऐप में भी है। उसमें ये देखो फ्री पीडीएफ्स एंड मैगजीन्स, यहाँ पर इसकी पूरा आपको पूरे नोट्स रहेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड और देखिएगा, फिर एक और चीज बता दूं, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए लॉन्च हो गया है। दिस इज द फाउंडेशन कोर्स, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जो भी बच्चे बेसिक से, जीरो लेवल से अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं कि बस उनका काम पढ़ना हो, मटेरियल इधर उधर के लिए कई सोर्सेस से मटेरियल ढूंढना, आधा अधूरा अगर उनको लग रहा है कि नहीं मेरी पढ़ाई आधी अधूरी रहती है, पूरे टॉपिक हम पढ़ ही नहीं पाते, या पूरे नोट्स हमें नहीं मिल पाते, हमें मटेरियल ही नहीं है हमारे पास एग्जाम स्पेसिफिक जो चीज़ें एकदम होती हैं, और या हमें चीज़ें कई बार हमें हमें सही लेक्चर्स नहीं मिल पाते, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच है जो जीरो लेवल से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। और इसमें आप यहाँ आकर के इस बैच को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगले 3 दिनों के लिए। और ये आपका वैसे ये 3,500 का है, अगले पहले 5 दिन के लिए था ये, जिसमें से 2 दिन तो हो चुके हैं, तो अगले 3 दिन के लिए और ये 1799 का है। और 1799 के लिए जो आपका कोड है वो भी यही है, LAB लैब। यही आपका, कुछ बच्चों का आ रहा था सर 1880 का पड़ा, 1870 का पड़ा, 1850 का पड़ा, इट इज लैब लाइव, शायद आपने यूज करा होगा, आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज लैब, जिससे आपको ये 1799 का पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिएगा। अब 10 बजे मिलेंगे बढ़िया तरीके से अपने रेलवे के सेशन में, और आज का 8 बजे वायरल जी के बिल्कुल मत भूलना, बहुत बवाल होगा। ठीक है, बढ़िया सा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।